A 58-year-old male present to the outpatient department with complaints of fatigue, joint pain, bleeding gums for the past 3 weeks. He also reports easy bruising, poor wound healing. On further questioning, he admits to a poor diet due to the chronic alcoholism and low socioeconomic status. He lives alone, primarily consumes tea, toast, and some processed foods. Physical examination findings: pale conjunctiva, swollen and bleeding gums with poor dental hygiene, petechia, ecchymosis on the lower limbs, corkscrew hair on the forearm, mild swelling and tenderness over the knees and ankles, no lymphadenopathy and hepatosplenomegaly. तो एक पेशेंट आया है जो ओपीडी में आया है, कंप्लेन क्या क्या है? वो फेटीग है, उसको उतना ताकत नहीं है, जॉइंट में भी पेन है, जॉइंट में कुछ दिक्कत है, जॉइंट में पेन है, ब्लीडिंग गम्स, दांतों के जो गम है ना उनसे सबसे नहीं एक दो से ब्लीडिंग होता है, धीरे धीरे एकदम माइल्ड सा ब्लीडिंग होता है। और कितने दिनों से? 3 दिनों से। ये जो वर्ड है ना ब्लीडिंग गम्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इससे पता लगा सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा विटामिन डिफिशियंसी है। कौन सा हो सकता है? विटामिन सी, एकदम ठीक है ना। विटामिन सी रखना है, एकदम उधर ही खत्म नहीं करना है, रखना है बैक ऑफ द माइंड कि विटामिन सी हो सकता है, मुझे और प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। ये तो और किसी से भी हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री देख सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, अनहाइजेनिक टीथ हो सकता है, मगर हमको बैक ऑफ द माइंड रखना है कि ये विटामिन सी का डिफिशियंसी हो सकता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या देखता है? पेल कंजंक्टिवा व्हाइटिश है, सेलुएन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो गम है ना वो फुला हुआ है एंड ब्लीडिंग हो रहा है। एक दो से, सामने से ज़्यादातर होता है, एक से ही होता है, मैंने एक से ही देखा, एक या फिर दो, ज़्यादातर 2। विथ पोर डेंटल हाइजीन, पोर डेंटल हाइजीन भी है, ठीक से ब्रश नहीं करता, सिर्फ एक बार करता है, या फिर वो भी नहीं करता, या फिर कुछ जैसे कि है ना वो क्या बिटल नट्स या फिर पान वगैरह खाता है। कॉर्स्क्यू हेयर ऑन द फोरम, उसके हेयर है ना वो तो घुमावदार है, स्ट्रेट नहीं है। माइल्ड स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ओवर द नीज एंड एंकल्स, इसका मतलब क्या है? नीज एंड एंकल्स में स्वेलिंग है, या जॉइंट में पेन है, या फिर बोनशिन में कुछ तो दिक्कत है। नो लिम्फेडेनोपैथी और हेपाटोस्प्लेनोमेगाली। लीवर भी ठीक है, बढ़ा हुआ नहीं है, स्प्लीन भी बढ़ा हुआ नहीं है, लो लिम्फेडेनोपैथी, इन्फेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो ये से आउटरन कर सकते हैं कि स्प्लीन में हेपाटोस्प्लेनोमेगाली नहीं है, मतलब क्या है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, अब तक तो नहीं हो रहा है। लीवर भी बढ़ा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? फैटी लीवर भी नहीं हो सकता, शायद अब तक नहीं हुआ है। लिम्फेडेनोपैथी, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, लिम्फ नोड्स भी बढ़े हुए नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जहां हम कंफर्म करेंगे कि विटामिन सी है कि और कुछ। हीमोग्लोबिन इज लेस देन 9.5, ठीक है, बाद में लिख लेना 9.5, ठीक है ना। कितना होना चाहिए एक मेल में? कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए? बोलो। 13 से नीचे नहीं हो सकता। अगर ये हेल्दी है मीन्स उसका तो कोई सीकेडी का तो इधर तो दिक्कत नहीं दिख रहा है, मेल है, मतलब प्रेगनेंसी का भी नहीं है, मतलब तो उसके एनीमिया का क्राइटेरिया होगा 13, ठीक है ना, 13। और डिजायर्ड कितना होगा? एक तो है कि मैं इतना खाने से चल जाऊंगा, बच जाऊंगा, दूसरा है कि ये इतना खाना खा सकते हैं, इसके लिए ठीक है। डिजायर्ड है फॉर अ मेल इज 15, और एनीमिया हम डायग्नोस करेंगे इफ इज लेस देन 13, ठीक है ना। एक है डिजायर्ड, दूसरा एनीमिया का क्राइटेरिया। तो हम हीमोग्लोबिन कितना है? 9.5। एमसीबी कितना होना चाहिए? नॉर्मल कितना रेंज का होता है? 80 to 100, ठीक है ना। तो एमसीबी ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब क्या है? माइक्रोसाइटिक भी नहीं है और फिर मेगालोब्लास्टिक भी नहीं है, नॉर्मली भी है। आरबीसी का साइज ठीक ठाक है, डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ये सर थोड़ा बड़ा हुआ है, पीटीआईएनआर नॉर्मल है, सीरम विटामिन लेवल कम है। तो इधर से डायग्नोस हो रहा है कि नहीं? विटामिन सी का डिफिशियंसी है, ठीक। What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis can be due to vitamin C deficiency, ठीक है ना। इजी है, एक तो विटामिन का सी का लेवल निकाल लिया, और दूसरा होगा क्या? क्लिनिकली। हम लोग यूजुअली क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं, ये सब नहीं करते ना। ये जो विटामिन सी का जो लेवल निकाला, सीरम विटामिन सी कितनों में करते हैं? नहीं करेगा, पेशेंट भी नहीं करेगा। तो आप क्लिनिकली उसको डायग्नोस करना है उधर से, ठीक है ना। ये एडमिट्स विद अ पोर डाइट, उससे खाना भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? केबेज या फिर ब्रोकोली या फिर जो गोसबेरी होता है ना, वो आंवला वगैरह या फिर चिली, वो नहीं खाता। इसका मतलब डाइटरी सोर्स में विटामिन सी नहीं मिल रहा। तो उसका तो होगा ही टी टोस्ट एंड सम प्रोसेस्ड फूड। टी टोस्ट किसका इनिबिट करने में हेल्प करता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन में इनिबिट करता है।
और तो आयरन का एब्जॉर्प्शन में और कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन सी हेल्प करता है कि नहीं करता है? तो दो तीन चीजें हो रहा है, उससे भी फेटिग हो सकता है उसको, ठीक है ना, क्लियर है ना इधर? सो तो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी? विटामिन सी दैट्स मीन एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों का कुछ कट वगैरह हो गया तो वो नहीं खाओ, मैंने सोर चीजें नहीं खाओ, वो गलत है। वो हमको खाना चाहिए ना, जैसे कि आंवला वगैरह होता है, ब्रोकोली या फिर चिली, क्योंकि उसमें रहता है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प कैसे करता है कोलाजन फॉर्मेशन है? इट्स एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर प्रोलिन एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज दैट स्टेबलाइजेस द कोलेजन, ठीक है ना। तो मैं खाऊंगा तो जो काट हुआ है उसका जोड़ने में इजी होगा। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन, हम जो ऑक्सीडेंट घुसते हैं जैसे कि कुछ भी हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट माने जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको इनहिबिट करने में एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन थोड़ी देर पहले बोला कि एस्कॉर्बिक एसिड आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। उधर उसको क्या है, लो, एक तो है लो विटामिन सी है, दूसरा है टी वगैरह भी खा रहा है। टी वगैरह तो आयरन का एब्जॉर्प्शन में इनहिबिट करता है ना, तो दो चीजें हैं, तो उससे उसका फेटिक भी आ रहा है ना, दोनों चीजें हैं। तो इम्यून फंक्शन से भी हो सकता है, और इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं, इम्यून में हेल्प करते हैं, क्योंकि कोलाजन फॉर्मेशन स्किन का इंटेक्ट रहता है, बाहर का इंफेक्शन स्किन के अंदर, स्किन से अंदर नहीं आ सकता। डिफिशियंसी लीड्स टू इम्पेयर्ड कोलाजन फॉर्मेशन, जो हमने पहले पढ़ा है, फ्रैगाइल कैपिलरीज, ब्लीडिंग गम्स, दैट लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स लाइक पिटेशिया, गम्स एंड ब्रूजिंग। पिटेशिया का तो क्या होता है, और स्किन के ऊपर छोटा छोटा खून का धब्बा पड़ जाता है ना, उसका साइज होता है, उसका साइज के अनुसार अकॉर्डिंग टू हम उसको पीटिशिया या फिर एकाइमोसिस पढ़ते हो, आप डार्मेटोलॉजी पार्ट में पढ़ लोगे जब मिलेगा। इम्पेयर्ड वुड हीलिंग, नहीं हो रहा है, उसको काट है, काफी देर लग रहा है, 1 वीक में भी नहीं हो रहा है, 2 वीक में नहीं हो रहा है, उससे हो सकता है। हम लोग सोचेंगे उसका डायबिटीज है शायद इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर वो क्लीनलीनेस नहीं करता, दवाई नहीं लगाता, खाता नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। इधर क्या है, विटामिन सी का डिफिशियंसी हो रहा है, तो हमको उसको भी बैक ऑफ द माइंड याद रखना है। एनीमिया, हमने बोला ना एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो अगर विटामिन सी का डिफिशियंसी है तो एनीमिया में भी हेल्प मैंने उसका रोल रहेगा, उसका एनीमिया होगा। व्हाट क्लिनिकल फीचर्स आर टिपिकल ऑफ स्कार्बी? फैटिग हमने बोला ड्यू टू आयरन एब्जॉर्प्शन, इरिटेबिलिटी, उसका मूड स्टेबलाइज नहीं होगा, मेलेस। लेटर साइंस विल बी, जो बाद में आएंगे, सेलुएन एंड ब्लीडिंग गम्स, गम फुला हुआ होगा, उसके दांत के बीचों में से खून निकल रहा होगा। पीटिशिया, एकाइमोसिस, पेरिफेरल हेमोरेजिस, मैंने बोला स्किन में दिखोगे आप लोग। क्रॉक्सक्यू हेयर्स, पूर वुंड हीलिंग, जॉइंट पेन ड्यू टू द ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट, जॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग होगा, इसलिए आपको कंप्लेंट लेके आएगा फेटिक, जॉइंट पेन्स, उसका एल्कोहल का भी हिस्ट्री रहेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पोर इनटेक, हाइजीन, सब मिलके उसका बेसिकली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और उससे कोलाजन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फ्रैगल बन रहा है कैपिलरीज, उससे ब्लीडिंग हो रहा है। एनीमिया इन चिल्ड्रन, बोन पेन, स्यूडो पैरालिसिस, कॉर्बेटिक रोजरी। What population are at risk for vitamin C deficiency? Elderly individuals with poor diet. उसका उम्र कितना था? 58 is elderly. Basically is elderly, कर सकते हैं ना, 58 is elderly. हाँ, तो क्या है, पोर डाइट, उसका पोर डाइट का भी हिस्ट्री था, तो हम इसे क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं ना, सब क्वेश्चन में पार्ट में क्लू देंगे। एज में एक क्लू दिया, पोर डाइट में एक क्लू, गम्स ब्लीडिंग में एक क्लू दिया कि नहीं, फिर एल्कोहलिक, जिससे इनहिबिशन होगा, जिससे विटामिन सी नहीं एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। पीपल विथ ईटिंग डिसऑर्डर, कई लोगों का होता है ना, वो खाते नहीं है या फिर उनका डाइट में वो रहता नहीं है, ज़्यादा चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, और हमको वेजिटेबल ज़्यादा खाते नहीं है, तो उन लोगों का एब्जॉर्प्शन में, और उनको लोगों को मिलेगा ही नहीं सोर्स में, डाइट के सोर्स में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और मेंटली इल पेशेंट्स, उनमें भी हो सकते हैं कि उनका डाइट ठीक से नहीं रहता, उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा जाता। पेशेंट विथ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिनमें डाइट तो ले रहे हैं मगर वो है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं ले रहा है, जैसे कि सिलेक्ट डिजीज में हो सकता है ना, उसका एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। स्मोकर्स में भी होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो पुराना हमने एंटीऑक्सीडेंट रोल है उसका, तो उसका अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो विटामिन सी तो उधर ही खत्म हो रहा है ना, तो बाकी जगहों में कैसे मिलेगा? थोड़ी देर पहले इधर पढ़ा है ना हम लोगों ने, सी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है, मतलब विटामिन डी उधर खर्चा हो जाएगा ना, तो जो नॉर्मल फंक्शन है उसके लिए विटामिन सी तो रहेगा ही नहीं, उनका तो इंक्रीज चाहिए होगा और चाहिए होगा ना स्मोकर्स में। तो स्मोकर्स लोग देखना कभी कभी विटामिन ई भी खाते हैं, वो है मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। स्मोकर्स लोग कभी कभी जो स्मार्ट है ना, जो थोड़े पढ़े लिखे, वो लोग विटामिन ए लेते हैं, क्योंकि विटामिन है मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी सबसे पोटेंट है, वो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में।
डायलिसिस पेशेंट, उनका तो निकल ही जा रहा है, उनका एक तो डाइट में भी नहीं मिल रहा, उनका जो है उनका तो निकल भी जा रहा है क्योंकि उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। हाउ स्कारबी डायग्नोज? प्राइमरीली क्लिनिकल सस्पिशन बेस्ड ऑन द डाइटरी हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग। मैंने बोला था ना, हम लोग ये टेस्ट नहीं करते विटामिन सी के लिए। यूजुअली वी डोंट डू द टेस्ट लाइक दिस वन, सीरम विटामिन सी नहीं करते हम, क्लिनिकली मालूम कर लेते हैं। इतना क्लू दिया है, उसके बाद नहीं ज़रूरत होता क्योंकि इससे खर्चा भी होगा। पेशेंट बोलेगा नहीं करूँगा मैं, नहीं करते यूजुअली, नॉर्मली नहीं करते। तुमको क्यों लगता है विटामिन सी का करेंगे? नहीं करते। आपको जानना है, मगर वो ज़्यादातर लिखना नहीं होता क्योंकि हम ऐसे डायग्नोस कर लेते क्लिनिकली। क्लिनिकल सस्पिशन बेस्ड ऑन द डाइटरी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल फाइंडिंग में क्या देखेंगे? कॉक्सको देखेंगे, सेलुएन गाम एंड ब्लीडिंग गाम्स देखेंगे और क्या क्या देखेंगे बोलो? फेटिक मिलेगा, जॉइंट में पेन रहेगा। वो तो ब्लड तो आप नहीं देखोगे ना, आप तो देखेंगे जॉइंट पेन। उसका कारण आपको मालूम है, आप तो नहीं देखोगे ना। क्या देखोगे? देखो फेटिक देखेंगे, इरिटेबिलिटी, गुस्सा हो जाएगा जल्दी से, पहले थकान होगा, सोलोइन एंड ब्लीडिंग गम जो ने बोला, पीटिशियन इकोइमोसिस, खून के धब्बे देखोगे स्किन में छोटे छोटे साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। कॉस्टियो है यार, उनका कट हो रहा है तो उनको सूख नहीं रहा है, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। उसके बाद शुगर की गोली देखा, शुगर भी नॉर्मल है या फिर कंट्रोल्ड है, फिर भी नहीं हो रहा, जॉइंट पेन ड्यू टू ब्लीडिंग वो देखेंगे। एनीमिया भी मिलेगा, ब्लड में देखेंगे कितना मिला उसका, 9.5 मिला ना। हाँ, तो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रहा है। हाँ बेटा, और लास्ट में क्या देख सकते हैं? क्या है वो? हाँ, इन चिल्ड्रन देखेंगे बोन पेन, स्यूडो पैरालिसिस, कॉर्बेटिक रोजरी। स्यूडो पैरालिसिस क्या है? उसका कोई सीएनएस का इन्फेक्शन नहीं है, उसका ट्रॉमा का इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी वो पैरालिसिस हुआ है, 2 पैर काम नहीं कर रहे, वो देखेंगे बच्चों में। कुछ भी कर सकता है ना, एक हाथ, एक पैर या फिर 2 पैर या फिर पूरा ही चारों लिम्ब, ठीक है ना। मगर उसका कोई देखोगे तो हिस्ट्री देखोगे तो उसका कोई ट्रॉमा नहीं है, उसका सीएनएस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो उसका इलेक्ट्रोलाइट कोई डिसबैलेंस नहीं है, तो किधर हो रहा है प्रॉब्लम? विटामिन सी कम होगा। तो 2 चीज़ें है कि डाइटरी हिस्ट्री जिसको हमको मिला है कि पोर डाइटरी हिस्ट्री है उसका, और दूसरा फिजिकल फाइंडिंग मिला है हमको, कितने सारे चीज़ें मिला है ना, सब दे दिया है। उसके ऊपर से हमको विटामिन का लेवल भी दे दिया। एग्जाम में शायद इतना इन्फॉर्मेशन ना दे, या फिर लेवल भी ना दे, या फिर सेलुएन गाम हटा दे, एल्कोहलिज्म हटा दे, या फिर पोर डाइटरी हिस्ट्री हटा दे ना, सब नहीं बोलेंगे आपको। बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो फिर भी हमको डायग्नोस करना है। कॉन्फर्मेटरी, अगर पेशेंट बोले कि मुझे श्योर ही होना है, हो सकता है ना कोई पेशेंट बोले कि आपको कैसे मालूम, क्लिनिकल के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं, आप करिए रिपोर्ट, कुछ टेस्ट करिए, मुझे प्रूफ करिए, तो हम क्या करेंगे? लो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइड एस्कॉर्बिक एसिड लेवल्स। सपोर्टिंग क्या है? दूसरी चीजें जो इनडायरेक्टली उसको बोलेंगे कि विटामिन सी का डिफिशियंसी है, एनीमिया, एलिवेटेड एएसआर, इमेजिंग इन द चिल्ड्रन का अगर एक्सरे वगैरह करेंगे तो उसको मिलेगा ग्राउंड ग्लास बोन, पेल्कर्स पार्ट्स, वो मिलेंगे आपको पीडीएफ में। क्या है वो डिटेल्स में अभी ये नाम याद रखिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर स्कारबी? इजी है। एडल्ट के लिए 100 से 100 to 500 मिलीग्राम ओरली डेली फॉर 1 to 3 months। वो है ना, एक टेबलेट है शायद, लिम्सी करके शायद कुछ है, लिम्सी, यस, गूगल कर लो ना, गूगल करके देखो, लिम्सी है टेबलेट, लिम्सी गुड क्वालिटी का है। Rapid improvement in symptoms within days to weeks. Dietary improvement. Encourage fresh foods. मैंने बोला citrus fruit जो है, gooseberry है, gooseberry is the greatest source of vitamin C. Then the chilies, vegetables like broccoli, pepper, जो है वो खाइए, वो तो easy है ना। बस उनको ऐसा बोलना है कि खाना भी ठीक करना है, दवाई भी लेना है। देखो लिप्सी है ना, दिस वन, लिम्सी करके एक टेबलेट है, इसका ब्रांड नेम है ना, वो है विटामिन सी च्यूएबल। बहुत ही पेशेंट के लिए अच्छा है क्योंकि वो टेस्ट में भी अच्छा है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है, वो लिख सकते हो आप ओपीडी में। तो खत्म, ये लिखा। व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड? पर्सिस्टेंट ब्लीडिंग, एनीमिया, पोर वुंड हीलिंग, हमने बोला इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि स्किन अगर काट इंजरी हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो अगर ज्यादा दिन तक खुला रहा है तो उनपे इन्फेक्शन हो सकता है ना, ठीक है। इन सेवरी केसेस डेथ ऑफ द हेमोरेज कॉम्प्लिकेशंस, वो फ्रैगाइल कैपिलरीज है, उनसे ब्लीडिंग हो ही रहे, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट घर से इधर नहीं आ रहा है, मगर ये एकदम रेयर है, मुझे नहीं मिला अब तक। आप लोगों को भी मिलेगा कि पता नहीं, मगर हो सकता है, आपको बैकअप द माइंड रखना है।
तो क्या मिलेगा अगर नहीं होता, persistent bleeding and anemia 9.5। कितना था ये मेल के लिए डिजायर्ड कितना है, हीमोग्लोबिन 15, और एनीमिया का क्राइटेरिया कितना 13। अगर 17 हुआ तो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन तो क्या करेंगे, उसके पॉलीसाइथेमिया के लिए इवोल्यूशन करेंगे। 16.5 से अगर ज़्यादा हुआ हीमोग्लोबिन इन मेल्स, उसको पॉलीसाइथेमिया के लिए हम इवोल्यूशन करेंगे। ये जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है ना। 3 चीज़ें मालूम है, 13, 15 एंड 16.5। ऐसे याद रखना, ये सब MCQ है भाई, आगे पीछे आएंगे ही। How is this condition prevented? Adequate dietary intake, सब्जी खाना है, सीधा बात, सब्जी वगैरह के खाना है, प्रोटीन भी खाना है, सब मिक्स में रखना है, ठीक है ना। उसमें क्या मिलेगा, गोसबेरी, कैबेज, ब्रोकोली एंड चिलीज, ठीक है ना, और जो भी हो सके, जो भी मिले। फोर्टिफिकेशन इन एट रिस्क इवोल्यूशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है ना, हम कुछ जैसे कि सॉल्ट में हम थोड़ा आयोडीन मिलाते हैं फैक्ट्री में, पहले से हम मिला देते हैं, जैसे कि हमको गॉइटर नहीं हो, तो ऐसे हम पहले ही खाने में कुछ खाने में जो हम कंज्यूम करते हैं डेली, उनमें थोड़ा मिला सकते हैं पहले ही विटामिन सी, ठीक है ना, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। ये पार्ट पढ़ोगे आप अच्छे से PSM में, इसमें होता है फोर्टिफिकेशन। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन स्पेशली फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। उनको समझाना है क्या किस लिए हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को अभी समझाया, उनको छोटे छोटे बने और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाना है कि ये अगर नहीं खाओगे तो ये होगा, इससे ये होगा। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। नहीं तो अभी ठीक कर दोगे उनको, टेबलेट वगैरह कुछ कर देंगे, मैंने कुछ देके उस फिर से आएंगे वो आपके पास, तो ये साइकिल चलता ही रहेगा। आपको खत्म करना है उधर ही। सिंपलेस्ट थिंग है ना, विटामिन सी तो देना है उनको, तो डाइटरी के साथ देना है, और फॉर द टाइम बिंग उनको टेबलेट में रखना है। जैसे कि बोला मैंने लिम्सी, वो आप OPD में दे सकते हो, टेस्ट में भी अच्छा है। अभी दूसरा क्वेश्चन, बिकॉन ये पढ़। Mrs. R presents with complaints of muscle cramps, tingling around the mouth and in the hands, and episodic muscle spasms for the past 3 weeks. She also reports difficulty with concentration and anxiety. There is a history of occasional paresthesia in her fingertips. History of present illness. The symptoms started insidiously and have become progressively worse over the last few weeks. The episodes of tetany are especially noted when she is anxious or when her arms are extended for prolonged periods. She denies any recent changes in her diet except for adhering strictly to a vegetarian lifestyle over the past decade. Mrs. R has not been taking any calcium or vitamin D supplements. The patient denies fever, weight loss or recent infections. बैठ जा, क्या लग रहा है, क्या होगा ये? मसल क्रैम्प्स है, टिंगलिंग अराउंड द माउथ है, कभी स्पेसिफिक वर्ड है, वर्ड याद रखना है। क्लू देंगे आपको अच्छा खासा, 1-2 वर्ड तो ऐसा होगा कि आपको परस के दे रहे हैं आंसर, आपको पढ़ा है तो। मसल क्रैम्प, इसका मतलब क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है ना। टिंगलिंग अराउंड द माउथ स्पेसिफिक, एंड इन द हैंड्स एपिसोडिक मसल क्रैम्प्स स्पैज़म फॉर द पास्ट 3 वीक्स। रात को काफ मसल में अचानक से खिंचाव हो रहा है, ठीक है ना, आप बिस्तर से उठ रहे हो, फिर मसल बैक में खिंचाव हो रहा है ना, देयर इज स्पैज़म। ही आल्सो रिपोर्ट्स डिफिकल्टी विद कंसंट्रेशन एंड एंजाइटी। साइकेट्रिक लेवल पे भी कुछ गलत हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहा है, एंजाइटी है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी है। देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ ओकेशनल पैरेस्थीसिया इन द फिंगर टिप्स। कभी कभी लगता है कि उंगलियों में कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पैरेस्थीसिया, ठीक है ना। हिस्ट्री, आप उसका हिस्ट्री लेंगे, आप क्या पूछोगे सामने से, आपको भी तो पूछना होता है ना, वो तो खुद से सब नहीं आंसर कर सकते। द सिम्टम्स स्टार्टेड इंसाइडियसली एंड हैव बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स ओवर द लास्ट फ्यू वीक। धीरे धीरे शुरू हुआ है, अभी ज्यादा हो रहा है, देयर इज ए इंक्रीज। The episodes of tetany are especially noted when she is anxious or when her arms are extended for prolonged period. टिटनी हो रहा है जब उसको कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जियस है, उसको टिटनी हो रहा है, मगर उसका मसल से क्रैम्पिंग, when our arms are extended for prolonged time, उसका BP माप रहा है, ठीक है ना, प्रेशर है, उसको बोला कि खड़ा रखो, या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर से कुछ कर रहा है, तब उसको स्पेज़म आ रहा है,
शी डिनाइज एनी रिसेंट चेंजेस इन अ डाइट एक्सेप्ट फॉर एडहरिंग स्ट्रिक्टली टू ए वेजिटेरियन लाइफस्टाइल ओवर द पास्ट डेकेड। 10 साल से वो वेजिटेरियन डाइट पे है, मगर कोई चेंज नहीं है, मगर वेजिटेरियन डाइट में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है उसके डाइट से। जब भी कोई आप स्ट्रिक्ट डाइट लेते हो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, आइदर इट इज फॉर वेज और नॉन वेज, कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है। मिसेस आर हैज नॉट बीन टेकन एनी कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट। सबसे बड़ा आंसर तो इधर ही दे दिया, एग्जाम में शायद ना दे, इतना तो अभ्यास नहीं करेगा ना। इसका मतलब विटामिन डी का डिफिशियंसी हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड रहेगा। द पेशेंट डिनाइज फीवर, वेट लॉस एंड रिसेंट इन्फेक्शंस। पेशेंट का कोई रिसेंट टाइम में इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है, वेट लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है अंदर ही हो रहा है ना, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप और पूछेंगे उसको, आपका क्या कोई ओटी हुआ है, कोई सर्जरी हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? थायरॉइडेक्टमी। कब हुआ है? 10 साल पहले। परफॉर्म 10 years ago with resultant पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉइडिज्म डायग्नोस्ड, जिसके वजह से उसको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हुआ है क्योंकि उसका ग्लैंड रिमूव कर दिया गया है। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ कौन सा ग्लैंड रहता है? पैराथायराइड रहता है। तो पैराथायराइड क्या करता है? कंट्रोल करता है कैल्शियम और फॉस्फेट का ना। फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद पढ़ा है ना फिजियोलॉजी में, बिकॉन पढ़ा है ना फिजियोलॉजी में? 11th में पढ़ा है, ठीक है, काम तो आ रहा है। हाउएवर she was not constantly followed up regarding the parathyroid function over the past few years. उसे पता है कि उसको थायराइड है और थायराइड का ओटी हुआ है, रिमूवल या फिर कुछ भी जो भी हुआ है, और उसके वजह से उसको ओटी के बाद उसको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हुआ है जो डायग्नोस्ड है, मगर वो फॉलो अप नहीं करती। पता ही नहीं मुझे अभी क्या सिचुएशन है बॉडी में, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है कि हाइपर है, कुछ भी हो पता ही नहीं, वो फॉलो अप नहीं किया। मेनोपॉज हुआ है 3 साल पहले। मेनोपॉज पता है ना क्या है? सीसेशन ऑफ द व्हाट? ये सर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। हाँ वही सीसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री, नो फैमिली हिस्ट्री फॉर मेटाबॉलिक बोन डिजीज, ठीक है ना, कोई हिस्ट्री नहीं है पहले डिजीज का उनके फैमिली में। लिव्स अलोन एंड हैज लिमिटेड एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यू टू हर इंडोर लाइफस्टाइल। सन उसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? विटामिन डी का फॉर्मेशन में कुछ तो गड़बड़ है, कम हो सकता है ना, डाइट भी नहीं ले रहा है। पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है जो कंट्रोल करता है फॉस्फेट और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, ठीक है ना, ज्यादा हो कम या रेगुलेट करता है। अब करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन हमने पूछ लिया, साइन वाइटल साइंस विद इन नॉर्मल, बीपी, प्रेशर या फिर जो देखना है देख लिया हमने। फिजिकल एग्जामिनेशन इज गुड। अरे वाइटल एग्जामिनेशन, जनरल अपीयरेंस अलर्ट but appears anxious and reports discomfort during muscle spasm episode. Obviously आप अगर muscle spasm हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो उसको discomfort होगा और anxious। बैक ऑफ द माइंड रखना है कि कैल्शियम में भी डिफिशियंसी में भी हो सकता है या फिर विटामिन डी का, ठीक है ना, रखना है बैक ऑफ द माइंड। न्यूरोमस्कुलर पॉजिटिव शियोवेक्साइन पॉजिटिव ट्रोसोसाइन एंड माइल्ड कार्पोडियल स्पेजम ऑब्जर्व ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। पॉजिटिव सेवोक्साइन क्या है पता है किसी को? अगर किसी को ऐसे इरिटेट किया ना जाइगोमेटिस के इधर से, उसका मसल का ये जो पार्ट है ना इधर खींचेगा, ठीक है ना। अगर तेरा मसल को इधर इरिटेट किया ना तो ये इधर है ना एंगल ऑफ द माउथ खींचेगा, ठीक है ना, उसको कहते हैं पॉजिटिव सेवोक्साइन। और पॉजिटिव ट्रोसोसाइन पता है क्या होता है? नहीं ना, इन 3 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। हम बीपी मापने के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं ना, उसको बीपी मापेंगे। 2 प्रेशर निकलते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक पे रखेंगे, प्रेशर बढ़ेंगे और जब सिस्टोलिक मिल जाएगा उसको सिस्टोलिक में रखेंगे 5 मिनट के लिए। अगर 5 मिनट के बाद उसको स्पेजम हो रहा है इन बिटवीन दैट, तो अब हम मैंने स्पेजम हो रहा है, हाथ ऐसे हो रहा है, दिखाऊंगा मैं पिक्चर बाद में, उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रोसोसाइन। माइंड कार्पोडियल स्पेजम ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऐसा होता है मेटाकार्पोफिलेंजियल में ऐसा घूम जाता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें मिल गई, एक जब हम स्पेस को इरिटेट करेंगे तो फेशियल नर्व की वजह से पॉजिटिव सेवोक्साइन मिलेगा, दूसरा जब सिस्टोलिक में प्रेशर में 5 मिनट रखेंगे पेशेंट को तो उसका हाथ थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मिल गए, ये हमने एग्जामिनेशन किया। वाइटल साइन थे नॉर्मल। देखो अब खून में देखते हैं क्या है, ठीक है ना, लेबोरेटरी में देखते हैं। इनिशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, सीरम कैल्शियम इट इज लो, सीरम फॉस्फेट लेवल इज एलिवेटेड, सीरम मैग्नीशियम बॉर्डर लाइन लो,
पैराथायराइड हार्मोन लो, विटामिन डी लो, ठीक है ना। ये लिख लो, फिर से नहीं तो दिखाओ, रुको, फिर से बोलने के बाद फिर से एक स्लाइड दिखाऊंगा। Describe the key clinical features and physical signs that point towards the hypocalcemia in this patient. What are the pathophysical mechanism behind these signs? Clinical features: neuromuscular irritability, symptoms such as perioral tingling, हमने पढ़ा है पहले, perioral tingling and acral paresthesia, tingling in the extremities. Muscle cramps are the hallmark of hypocalcemia. पेरियोरल में मुंह के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा टिंगलिंग देखेंगे, ठीक है ना, दिस एरिया। एक्रल पेरिस्थेशिया, व्हाट इज एक्रल पेरिस्थेशिया? टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, हाथों में पैरों में ऐसे ऐसे देखेंगे, कुछ चुभ रहा है जैसे, ज्यादा दर्द नहीं करेगा, कम कम करके। मसल क्रैम्प्स, रात में सो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, फिर अचानक से खड़ा हुए हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल स्पेजम कर रहे हैं, उससे दर्द भी होगा, उसका डिस्कम्फर्ट भी होगा। दूसरा, टिटेनी एंड स्पेजम, द प्रेजेंस ऑफ इनवॉलंटरी मसल स्पेजम इज अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। क्या होता है, हम क्या करते हैं, मसल को हम हमारे कंट्रोल में रहते हैं ना ज्यादातर मसल, मगर उस वक्त कंट्रोल में नहीं रहता, मसल खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जोर जबरदस्ती का, जितना लिमिट है उससे ज्यादा, तो आपको दर्द करेगा कि नहीं करेगा, तो टिटेनियस स्पेजम देखेंगे। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, एंजाइटी एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, एंजाइटी एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग कैन आल्सो बी रिलेटेड टू लो कैल्शियम लेवल। हो भी सकता है फिर नहीं, मगर हमारे क्वेश्चन में तो दिया है ना कि एंजाइटी है और उसको कंसंट्रेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है ना, बहुत वजह के लिए आता है, बहुत चीज़ों के लिए, मगर उनमें से एक भी है ये है। यस, फिजिकल साइंस हमने पढ़ा है, सेवोसाइस्टाइन, फेशियल मसल ट्विचनिंग अपॉन टेपिंग अपॉन द फेशियल नर्व रिफ्लेक्स न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो मसल इधर खींचेगा, ऐसे करेंगे तो मसल इधर खींचेगा, ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं। ट्रूसो साइन, बीपी का ग्राफ लाया गया, सिस्टोलिक पे प्रेशर पे ले गए, 5 मिनट रखा, इधर 3 मिनट लिखा है ना, 5 मिनट होगा, 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद देख रहे हैं कि स्पेजम हो रहा है इधर, हाँ स्पेजम हो रहा है, इजी है, डायग्नोसिस कर रहे हैं हम, बिना इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। अगर इससे हमने पता लगा लिया तो हमको पेशेंट का खून नहीं निकलना पड़ेगा, तो पेशेंट खुश है ना, कोई खून देना चाहता है कि नहीं, पैसे का बात नहीं, दर्द भी तो होंगे ना उसको, इससे तो इजीली हम बता सकते हैं ना 2 मिनट में। तो कभी कभी टेस्ट करना जरूरी नहीं है, विटामिन सी में भी देखा कि मिस्टर देवर्मा समझ में आ रहा है ना, कभी कभी देखा कि ब्लड का लेना जरूरी नहीं होता, और भी था क्वेश्चन को मुगिंतु लेना जरूरी नहीं होता, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम बहुत चीजें बोल सकते हैं ना, इससे निकाल सकते हैं, खून का जरूरत नहीं है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्लिनिशियन वही है जो क्लिनिकल और लेबोरेटरी को दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्लिनिक से कर दिया तो और भी अच्छा है। मेनली क्या है, पेशेंट को खुश होना है, उसको ट्रीटमेंट भी होना है, तो अगर हम ये 2 टेस्ट इजीली करके उसको बोल सकते हैं कि हाँ आपका गड़बड़ तो है, डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो बेनिफिशियल है कि उसको दर्द दे के खून लेके उसका पैसा खर्च करके कराओ, उसमें कुछ नहीं होगा, आपके पास नहीं भी आ सकता है ना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, कैल्शियम स्टेबलाइजेस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स, लो एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम रिड्यूसेस द थ्रेशोल्ड फॉर डिपोलराइजेशन लीडिंग टू स्पॉन्टेनियस और easily provoked action potentials. Neuromuscular junction, hypocalcemia affects the conduction of nerve impulses, enhancing the excitability in the skeletal muscle leading to tetany. Electrolyte interplay, disruptions in the calcium levels can also influence the other electrolytes, is that magnesium, further exacerbating the neuromuscular symptoms. बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इधर पढ़ा है ना, सिर्फ मैग्नीशियम इज लो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना। इधर देखो, कैल्शियम लेवल इज लो इन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम लो रहता है, पैराथायराइडिज्म लो रहता है और फॉस्फेट लेवल इंक्रीज रहता है। ये तो फिजियोलॉजी का पार्ट है ना। पैराथायराइडिज्म कितने टाइप का होता है ना, हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म पढ़ा है ना आपने, फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि नहीं, अब तक खत्म हुआ कि नहीं वो पार्ट, हार्मोन्स वगैरह नहीं आया ना, तो फिर से कोरिलेट करना है, हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म
और स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पीटीएच और कैल्शियम लेवल लो रहता है, ठीक है। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज, कैल्शियम लेवल लो। और स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम लेवल नॉर्मल या फिर लो रख सकता है, ठीक है ना। ये पढ़ोगे आप फिजियो में, अभी बता दिया मगर पढ़ोगे उधर, ठीक है ना। खत्म ही दिस। व्हाट आर द पोटेंशियल इटियोलॉजीज ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी इन दिस पेशेंट एंड हाउ डज हर क्लिनिकल हिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द डायग्नोसिस? आंसर, पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, उसका हिस्ट्री है। थायराइडेक्टमी का हिस्ट्री है। थायराइड में रहता है, आसपास रहता है क्या? पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो उस वक्त कैल्शियम लेवल को मैनेज करता है, जो कटने के बाद चला गया। इसको रेगुलेट करने वाला आप कोई है नहीं है जो रीअब्जॉर्ब करेगा और फॉस्फेट को निकालेगा या फिर अंदर लेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ थायराइडेक्टमी। मिसेस आर हैड ए थायराइडेक्टमी 10 years ago which carries the risk of inadvertent damage or removal of the parathyroid glands. Hypoparathyroidism leads to the decreased parathyroid production, a key regulator of calcium metabolism, and can result in hypocalcemia. क्या हो सकता है थायराइडिज्म में? बोला या फिर कट के चला गया या फिर उसको डैमेज हुआ, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और हार्मोन क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन निकाल नहीं पा रहा है, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को, ठीक है ना। डाइटरी डिफिशियंसी, उन्होंने बोला है क्या? कौन सा डाइट खाता है? वेज खाता है। वेजिटेरियन डाइट, स्टिक वेजिटेरियन डाइट्स कैन समटाइम्स बी लो इन कैल्शियम इफ डायरी और कैल्शियम रिच सब्स्टिट्यूट आर नॉट एडिक्वेटली कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या हो कि कुछ सप्लीमेंट भी नहीं रह रहा है विटामिन डी का या फिर कैल्शियम का, या फिर दूध वगैरह भी नहीं खा रहा है, तो कहाँ से आएगा कैल्शियम? नहीं आ सकता है ना, या फिर जा रहा है कम या फिर नहीं भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो वेजिटेरियन डाइट एक हो सकता है। अगर ऐसा डाइट है ना स्टिक डाइट, इसका मतलब किसका कमी या फिर ज्यादा तो होगा, ये बैक ऑफ द माइंड रखना है, स्मार्ट बनना है आप लोगों को। विटामिन डी इनसफिशियंसी, लिमिटेड सन एक्सपोजर, उसका हिस्ट्री था। Exposure further contributes to low vitamin D levels, impairing calcium absorption from the GI tract, ठीक है ना। सेकेंडरी फैक्टर्स, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, उसका तो मेनोपॉज होता कितना साल हुआ था? 3 साल, ठीक है ना। आफ्टर मेनोपॉज देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड कैल्शियम डिफिशियंसी ड्यू टू द decreased estrogen levels. However, in this case, the primary problem is more related to the hypoparathyroidism rather than the primary osteoporosis. ये भी मेनोपॉज भी एक रीजन है, क्योंकि वो इंक्रीज कर देता है ओस्टियोपोरोसिस का। मगर इधर उससे बड़ा दिक्कत क्या है? उसको हाइपोपैराथायरॉयड ग्लैंड ही नहीं है, या फिर है तो डैमेज्ड है, जिसके वजह से वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे कैल्शियम लेवल। लो मैग्नीशियम लेवल्स, borderline low magnesium level can contribute to hypocalcemia because the magnesium is required for the proper PTH secretion and action, ठीक है ना। उसका तो borderline low, तो वो भी एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। Outline the management plan for this patient addressing both the acute management of the hypocalcemia and long term management strategies. अभी भी ठीक करना है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी देखना है कि वो ठीक ठाक चल पा रहा है कि नहीं। सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया, इंट्रावेनस कैल्शियम रिप्लेसमेंट, अगर उसको सिम्टम हो रहा है, जैसे कि हम दोनों साइन देखा, कार्बोडाइल स्पेजम, मसल स्पेजम है, इसका मतलब क्या है? सिम्टोमेटिक है, उसका इफेक्ट हो रहा है, तो हमको इमीडिएटली इंटरवीन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इंट्रावेनस कैल्शियम रिप्लेसमेंट। इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट टिटनी एंड सेवरी सिम्टम्स, intravenous calcium gluconate is indicated. Typically 10 to 20 ml of 10% calcium gluconate is administered slowly with cardiac monitoring. अगर अचानक से दिया तो एरिथमी हो सकता है। अब पढ़ोगे हार्ट बीट का एक पैटर्न होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, ईसीजी वगैरह, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हम धीरे धीरे देंगे, ठीक है ना। मॉनिटरिंग, हम उसको कंटिन्यू मॉनिटर भी करना है ईसीजी लगा के। Continuous ECG monitoring during IV calcium infusion is essential due to the risk of arrhythmias. Magnesium supplementation. Correction of hypomagnesia is important as magnesium is necessary for adequate parathyroid secretion. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। This may provide intravenously or orally depending upon the severity. अगर कम है तो orally देंगे, ज़्यादा है तो अब इंटरवेन करना पड़ेगा, तो हम उसको देंगे इंट्रावेनस। कभी भी अगर अभी इंटरवेन करना है तो अब उनको
इंट्रावेनस ही प्रेफर करेंगे। सिम्टोमेटिक हो तो इंट्रावेनस, अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो ओरली देंगे, क्योंकि पेशेंट प्रेफर नहीं करेगा ना आपको इधर से इंजेक्शन वगैरह या सेलन वगैरह लगाओ, प्रेफर नहीं करते आप, उनको चाहिए मुंह से खाओ अभी ठीक हो जाओ। तो हम तक कब तक रेजिस्ट करना है, जब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं है या फिर थ्रेटनिंग टू द लाइफ नहीं है, ठीक है ना, तब तक नहीं करना इंटरवीन। मीन्स इंटरवेनस इंटरवीन नहीं करना है। सपोर्टिव केयर, ensuring that vital sign, neurological status and signs of laryngeal spasms are carefully monitored. Long term management, ठीक है हम 4-5 दिन में उसको ठीक कर दिया, इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोज देकर उससे सिम्टम भी कम हो गया है, मगर हमको लॉन्ग टर्म में देखना है वो ठीक है कि नहीं। कैसे देखना है? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट सप्लीमेंट शुड बी स्टार्टेड। इंट्रावेनस तो दे दिया, हर वक्त तो नहीं दे सकते ना, और घर जाके मुंह से ही तो खाना प्रेफर करेगी, तो हम ये दे सकते हैं। डोजेस इज ऑफन टाइट्रेटेड टू मेंटेन सीरम कैल्शियम विद इन लो टू नॉर्मल रेंज टू अवॉइड हाइपरकैल्सीरिया। इतना भी नहीं देंगे कि वो बढ़ ना जाए, उसको वो भी तो मॉनिटर करना है ना। हम ज़्यादा दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, अब भी दवाई दे रहे हैं, वो भी दूध वगैरह खा रहे हैं, और बाद में देख रहे हैं 6 महीने के बाद वो हाइपरकैल्सीरिया में चला गया, वो भी तो दिक्कत वाला है ना। तो लॉन्ग टर्म में देखना है कि एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट बने। एक्टिव विटामिन डी एनालॉग्स, कैल्सिट्रायल, कैल्सिट्रायल का फॉर्मूला क्या है याद है क्या? 124 डाइहाइड्रोक्सी कूल कैल्सिफेरॉल, ठीक है ना। It's the active form of vitamin D. Since parathyroid is deficient, the conversion of vitamin D to its active form is impaired. That is calcitriol, which help in the formation of absorption what? Calcium from the where? GI tract. Monitor भी करना है, ब्लड से भी देखना है ना। Regular laboratory test. Periodic monitoring of serum calcium, phosphate, magnesium, urinary calcium excretion is necessary. The aim is to avoid complications such as nephrocalcinosis और kidney stone। ज़्यादा हो गया तो एक्सक्रीट होगा किडनी से, यूरेटर से जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो उधर स्टोन हो सकता है। तो उसको एक दिक्कत की जगह दूसरा दिक्कत आप दे रहे हो, खुश होगा कि नहीं खुश होगा ना, तो मॉनिटरिंग करना है। बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में हम देखते हैं बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मोटिवेशन, उनको बोलना है थोड़ा बहुत दूध खाइए, वेजिटेरियन डाइट हो सके तो थोड़ा कम कीजिए। एडवाइसिंग ऑन इनकॉर्पोरेटिंग कैल्शियम रिच फूड एंड इंश्योरिंग एन एडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन डी थ्रू डाइट एंड सेम लाइट एक्सपोजर। थोड़ी देर मॉर्निंग कीजिए, 30 मिनट करके 5 दिन मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, वो बॉडी के लिए अच्छा है, थोड़ा सनलाइट भी मिल जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी ना। एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन ऑन रिकॉग्नाइजिंग अर्ली साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। फिर से बोल रहा हूँ, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। उनको समझाना है कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है, आपके डाइट की वजह से हो रहा है, आपको जो थायराइडेक्टमी हुआ उसके लिए पैराथायराइड हॉर्मोन्स नहीं हो रहा है क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड्स खत्म हो गए फिर डैमेज्ड है, तो आपको उसका रिप्लेसमेंट तो करना है। कैसे करेंगे? कैल्शियम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे लेंगे? वो आइदर भी इंट्रावेनस, अगर सिम्टम ज़्यादा हुए, सेवेरिटी ज़्यादा हुए, या फिर ओरल भी ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में। एजुकेशन का हम उधर काउंसलिंग भी बोलते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं ना, समझाते हैं ना कि ऐसे ऐसे खाइए, ये बंद कीजिए, वो बंद कीजिए। Adjunctive treatments, thiazide diuretics in some patients with persistent hypercalciuria, despite normalization of serum calcium, thiazide diuretics may be considered to reduce urinary calcium loss. Regular follow-up, long-term endocrinology or metabolic bone disease follow-ups are clinical to adjust therapy based on the clinical and laboratory parameters. Long term में भी देखना है, उनको छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना नहीं है? उनका एक ग्लैंड ही नहीं है या फिर खत्म है, आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी देखना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि डिपेंडेंट है ना। ज़्यादा भी हो गए तो हाइपरकैल्सीरिया स्टोन्स में चला जाएगा, कम हुआ तो इनएडिक्वेट हुआ तो कम, फिर से वही सिम्टम आ रहा है। उनको बोलिएगा कि इतने महीने बाद आप आइए, डाइट चेंज करना है तो करेंगे, या फिर मेडिकेशन चेंज करना है तो करेंगे, ठीक है ना। दूसरा केस, पेशेंट डिटेल्स, मिस्टर रमेश गुप्ता 56 year old, retired school teacher, complaints of fatigue, muscle weakness, frequent urination for 3 weeks. हिस्ट्री क्या है हम पूछेंगे। जो हम जो क्वेश्चन पेशेंट को पूछते हैं ना, वो होता है लीडिंग क्वेश्चन कि आपके घर में कोई शुगर वगैरह है कि
डायबिटीज है कि नहीं, वो होता है लीडिंग क्वेश्चन जो आप खुद से पूछोगे। वो नहीं बताएगा ना सब कुछ आके, उनको मालूम भी नहीं होगा कि उनको वो बताना पड़ेगा कि मेरे घर में मेरे पिताजी को है, माताजी को है, वो नहीं बोलेंगे ना। आप खुद से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लीडिंग क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, गुप्ता रिपोर्ट्स इंक्रीजिंग फैटिक, जनरलाइज्ड मसल वीकनेस ओवर द फास्ट few weeks. He also mentioned increased thirst and urination. He denies vomiting but has experienced mild constipation, no recent troubles, infection or medication change. Past medical history: mild hypertension, well controlled with amlodipine, no history of renal disease, cancer or recent immobilization. Physical examination, ठीक है ना, आप उनका बीपी वगैरह देखेंगे, बाकी सब देखेंगे। बीपी 130/80 फॉर हिज एज इट्स नॉर्मल, 130/80 इज नॉर्मल। हार्ट रेट 84 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, बोलो कितने से कितना? 60 to 100, तो 84 नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है। टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल। जनरल appears tired, no signs of dehydration. Neurological mild proximal muscle weakness, no lymphadenum with infection नहीं है। Hepatosplenomegaly, बोन टेंडरनेस नहीं है। बोन टेंडरनेस भी नहीं है, कुछ अलग ही है ये वाला। क्या हो सकता है? इनिशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये भी देख लें, इसके बाद बोलना, ठीक है ना। सीरम कैल्शियम क्या है? बढ़ा हुआ है। सीरम एल्बुमिन ठीक है। सीरम फॉस्फेट लेवल इज लो है ना। सीरम पैराथायरॉयड लेवल इज एलिवेटेड। 24 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कितना है? 32 ठीक है, नॉर्मल है, चल जाएगा। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ मीन्स थोड़ा, यूजुअली सीना 0.7 to 1.2। अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को देखेगा ना, उनको इतना नहीं होगा, उनको लोअर लिमिट में रहता है 0.7 0.6। बाद में आऊँगा मैं किस लिए। 1.1 दिख रहे हैं ना, नॉर्मली तो दिख रहे हैं ना, मगर है नहीं। 1.2 भी करते हैं, 1.56 भी पकड़ते हैं इसको, 1.2 को, फिर भी ये नॉर्मल नहीं है। क्यों बोलूँगा मैं तुझको, हम क्यों वॉरिड हो? नॉर्मल रेंज में है, फिर भी क्यों हम वॉरिड है कि कुछ गलत हो रहा है। अल्कालिन फॉस्फेट माइल्डली एलिवेटेड, ठीक है, चलता है। लीवर में थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। क्या हो सकता है डायग्नोसिस? बोल सी, 3 चीज़ें देखना है। सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट कमा हुआ है, पैराथायरॉयड हार्मोन एलिवेटेड है। क्रिएटिनिन भी पकड़ ले, मैंने बोला कि एलिवेटेड है, पकड़ ले, या फिर वरी करने वाला है। हाइपर, यस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सी व्हाट इज द मोस्टली डायग्नोसिस? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। कैसे मालूम? एलिवेटेड, इधर देख, एलिवेटेड कैल्शियम लेवल, एलिवेटेड पैराथायरॉयड लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन, सीरम फॉस्फेट देख कम है। और क्रिएटिनिन मालूम है क्यों ज़्यादा है? कैल्शियम बढ़ रहा है। कैल्शियम बढ़ रहा है तो किधर जाएगा? वो यूरेटर से जाएगा, स्टोन वगैरह कर सकता है। स्टोन वगैरह करेगा तो क्या, रिवर्स प्रेशर पड़ेगा किडनी के ऊपर, खराब हो सकता है किडनी थोड़ा बहुत। तो किडनी खराब होगा तो मार्कर क्या निकलेगा? क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो अभी खराब नहीं हो रहा है, मगर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड रहना पड़ेगा। देख, एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल, एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन, लो फॉस्फेट लेवल। इनका भी तो 3 है ना, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पढ़ोगे आप तुमको। अब व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया? बढ़ा हुआ है ये मालूम है हमको, डायग्नोस हो गया। क्यों है? पीटीएच डिपेंडेंट, पैराथायरॉयड हार्मोन डिपेंडेंट। कैसे कैसे? एडिनोमा, पैराथायरॉयड हार्मोन एडिनोमा, इट्स ए मैलिग्नेंट बिनाइन कंडीशन, ठीक है ना। बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस पता है क्या? मैलिग्नेंट कैंसरस है, बिनाइन नॉन कैंसरस है। पैथोलॉजी में मिलेगा, अभी इतना आइडिया है। तो बिनाइन है, कैंसर नहीं करेगा। हाइपरप्लाजिया, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने शायद, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में पढ़ा है। हाइपरप्लाजिया ये वर्ड नहीं पढ़ा। हाइपरप्लाजिया मीन्स सेल्स काउंट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर सेल्स काउंट पैराथायरॉयड हार्मोन का बढ़ेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी तो बढ़ेगा ना, तो कैल्शियम ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। कार्सिनोमा मीन्स द कैंसर। तो 3 चीज़ें हैं, एक हो एडिनोमा हो सकता है, किस लिए बना? एडिनोमा, हाइपरप्लाजिया, कार्सिनोमा, ठीक है ना। और या फिर दूसरा रीजन क्या है? टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जो सीकेडी में देखते हैं हम। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के अलावा भी तो कुछ रीजन हो सकते हैं ना। वो क्या है? पीटीएचआरएस मीडिएटेड एंड बोन मेटास्टेसिस, ठीक है ना। विटामिन डी ऑक्सीडेशन ज़्यादा और दे रहा है उसको टेबलेट, जैसे क्या देते हैं हम, वो है ना लूमिया 60 के करके टेबलेट वो दे रहे हैं शायद ज़्यादा,
इसलिए हो रहा है, या फिर खुद से पेशेंट ले रहा है। ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस लाइक सार्कोइडोसिस और टीबी, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड डायरेटिक्स, इमोबिलाइजेशन, इन रीजन के वजह से भी बढ़ सकता है, जो पैराथायराइड हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है। हाउ डज पैराथायराइड हार्मोन कॉजेस हाइपरकैल्सीमिया बायोकेमिकली? बोन रीअब्जॉर्प्शन via osteoclast activation, RNKL pathway, by RNKL pathway, increase renal tubular calcium reabsorption, decrease in phosphate reabsorption, increase in the activation of alpha hydroxylase that eventually increase the 124 dihydroxy cholecalciferol, which helps in the absorption of calcium from the gastrointestinal tract. What is the role of phosphate in this diagnosis? Low serum phosphate supports parathyroid mediated hypercalcemia. Parathyroid decreases the proximal tubular reabsorption, hypophosphatemia. C. Phosphate level low है कि नहीं? Low serum phosphate supports parathyroid mediated hypercalcemia. ठीक है ना? पैराथायराइड पता चल गया। और दूसरा चीज़ है कि आप पैराथायराइड पता चल गया कि ज़्यादा है, आप कौन सा वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी है, वो कैसे मालूम चलेगा? एलिवेटेड सीरम कैल्शियम, लो फॉस्फेट लेवल, एलिवेटेड पीटीएच। सी, एलिवेटेड पीटीएच इज हियर, कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज्ड बट सीरम फॉस्फेट लेवल इज डिक्रीज्ड। दो बड़े होंगे और एक अलग। व्हाट एडिशनल टेस्ट कैन बी डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस? पेशेंट को आप श्योर शॉट होना है कि कैसे, या फिर आपको नेक अल्ट्रासाउंड एंड सिस्टेमी स्कैन, ये हाई-फाई टेस्ट है, बाद में आप और पढ़ेंगे। फॉर लोकलाइजिंग द पैराथायराइड एडेनोमा, हमने बोला ना पैराथायराइड एडेनोमा हो सकता है, तो हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं, नेक अल्ट्रासाउंड और सिस्टेमी स्कैन। 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम टू रूल आउट द फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है ना? हाउ डू यू मैनेज हाइपरकैल्सीमिया इन दिस केस? इनिशियल मैनेजमेंट, IV फ्लूइड्स, नॉर्मल सेलाइन, हम उसको डाइल्यूट कर देंगे। ब्लड में उसका डेंसिटी तो ज़्यादा होगा ना, अगर ज़्यादा कैल्शियम है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा ब्लड में, तो IV फ्लूइड देके उसको डाइल्यूट करेंगे। दूसरा, उसको निकालना भी है, लूप डायरेटिक्स, आफ्टर डिहाइड्रेट फ्लूइड देने के बाद लूप डायरेटिक्स यूज़ करेंगे, यूरिन के साथ निकलेगा कुछ ना कुछ। बाइफॉस्फोनेट्स अगर ज़्यादा हो तो वो देंगे, कैल्सिटोनिन शॉर्ट टर्म कुछ वक्त के लिए देंगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट, पैराथायरॉइडेक्टमी इफ सिम्टोमेटिक और मेट सर्जिकल क्राइटेरिया। अगर कार्सिनोमा है या फिर हाइपरप्लासिया ज़्यादा हो रहा है, अल्टीमेट तो वही है ना, काट के निकालो एक्स्ट्रा सेल जो है। कार्सिनोमा होते तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलेगा ना, हाइपरप्लासिया है तो ज़्यादा निकलेगा, तो उनको काटने ही निकलना होगा। वो तो शॉर्ट टर्म के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं, मगर आप छोड़ोगे वो वापस आएगा, तो हमको डेफिनेट मैनेजमेंट होगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, है ना, कैल्शियम लो होगा मगर पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस के पर्पस के लिए बोल रहे हो ना, पैराथायराइड हाइपोपैराथायराइडिज्म में दोनों कम हो जाते हैं। कैल्शियम तो एक में तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म में कम, मगर सेकेंडरी सीडो में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, कैल्शियम तो कम हो जाएगा। ठीक है ना? और सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में दोनों नॉर्मल ही रहेंगे, दोनों नॉर्मल रहेंगे। ठीक है ना? तो कैल्शियम अगर कम गया तो क्या क्या देखेंगे हम? 2 साइन दे सकते हैं या 3 चीज़ें देखेंगे। टिटिनी देखेंगे, हाँ, सेबोस्टेन साइन देखेंगे, ट्रूसो साइन देखेंगे। और सेबोस्टेन साइन में क्या देखेंगे? फेशियल इरिटेशन किया तो फेशियल नर्व इरिटेशन होगा, उससे वजह से मसल खींचेगा, इफेक्टेड ऑन द साइड ऑफ इचिंग। ठीक है ना? ट्रूसो साइन में क्या देखेंगे? सिस्टोलिक में लेंगे, बीफी काफिक को 5 मिनट तक रखना, तो देयर विल बी स्पेज़म, सो उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं ब्लड का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? रिगार्डेस द कैल्शियम लेवल, वो कैल्शियम को बढ़ा देगा ना। तो क्या क्या रीज़न होता है हाइपोपैराथायराइडिज्म का? इसका मतलब क्या है? पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा? अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो सकता है? इससे हाइपरप्लासिया, कार्सिनोमा या फिर पैराथायराइड एडिनोमा। ठीक है ना? तो पैराथायराइड प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में सिम्टम्स क्या देखेंगे? स्टोन्स, हाइपरकैल्सियूरिया, बोला था ना उधर क्रिएटिनिन बढ़ गया था ना 1.1 केस में, तो 1.1 किस से बढ़ रहे हैं?
कैल्शियम बढ़ गया, कैल्शियम यूरेटर में शायद लॉज हो रहा है, थोड़ा ब्लैक फो आ रहा है जिससे किडनी खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक थ्रोन्स, थ्रोन्स में ये निमोनिक है ना, स्टोन्स थ्रोन्स, थ्रोन्स में यूरिन टॉयलेट में ज़्यादा बार बार जाना पड़ेगा, क्यों? पोलीयूरिया होगा, ठीक है ना, उसको यूरिनेशन ज़्यादा होगा। तीसरा क्या होगा, क्या? बोन्स, बोन्स में क्या होगा? बोन्स पेन होगा, ठीक है ना, देयर विल बी बोन पेन। चौथा होगा ग्रोन्स, ग्रोन्स में क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन एंड मसल वीकनेस, जिससे वजह से स्टूल पास नहीं होगा, ठीक है ना। डिप्रेशन देखेंगे, थोड़ा एंशियस देखेंगे, बस 5 चीज़ें होगा जो हमने दूसरे केस में देखा। क्या क्या होगा? हाइपरकैल्सीरिया, हाइपर यूरिसीमिया, उसके बाद क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा बोन पेन, चौथा होगा कॉन्स्टिपेशन, 5वां होगा डिप्रेशन, ठीक है ना। इससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। लैब्स में क्या देखेंगे? उधर पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होगा, फॉस्फेट कम होगा और कैल्शियम तो बढ़ा ही रहेगा ना, कैल्शियम बढ़ रहेगा। अब टर्शियरी में क्या देखेंगे? सेकेंडरी में क्या? सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में लेबोरेटरी में क्या देखेंगे? कैल्शियम कम जाएगा, फॉस्फेट बढ़ेगा, विटामिन डी घटेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होगा। लिख लो, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में लैब्स में कैल्शियम घटेगा, फॉस्फेट इंक्रीज होगा, विटामिन डी घटेगा एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द पैराथायरॉइड हार्मोन। और टर्शियरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा? पैराथायरॉइड हार्मोन सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ में कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, फिर भी पढ़ा हो क्योंकि कोरिलेट करना है ना, अल्टीमेटली तो डायग्नोस ही करना है, इससे उधर कोरिलेट करके फिर से पढ़ना है। और दूसरा हमने पढ़ा था ना फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक, हाइपोकैल्सियूरिया, इधर था स्लाइड में, उसमें क्या देखेंगे? हाइपरकैल्सियूरिया, मॉडरेट लिंकिश पैराथायरॉइड हार्मोन एंड हाइपोकैल्सियूरिया, ठीक है ना, कैल्शियमिया और कैल्सियूरिया, ठीक है ना, कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा निकलेगा। खत्म है आज के लिए।